नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज इस बात को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप मैच होगा या नहीं। क्या पाकिस्तान अपने स्टैंड से पलटेगा? क्या कोलंबो में इस टूर्नामेंट का सबसे एक्साइटिंग मुकाबला देखने को मिलेगा? इसे लेकर पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी और आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा के बीच डिटेल में बातचीत हो चुकी है। अब इस बात की पूरी संभावना है कि पाकिस्तान यू टर्न लेगा और भारत के साथ मैच खेलेगा। अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ अपना मैच नहीं खेला तो इसका पाकिस्तान को दोहरा नुकसान होगा। एक तो पाकिस्तान मैच पॉइंट गंवाएगा और एक झटका यह लगेगा कि पाकिस्तान को मैच न खेलने का जुर्माना भरना पड़ेगा। आईसीसी ने पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को चेतावनी दी है कि अगर उसने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट किया तो उसके ऊपर 2300 करोड़ 2300 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। आईसीसी ने क्लियर कर दिया कि अगर 15 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान की टीम मैदान में नहीं उतरी तो फिर पीसीबी नुकसान झेलने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए पाकिस्तान के क्रिकेटर भी अब अपने क्रिकेट बोर्ड से मांग कर रहे हैं कि वो भारत से T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने को तैयार हैं। इसका फैसला कर लिया जाए। मैच के बॉयकॉट का फैसला पीसीबी और पाकिस्तान की हुकूमत वापस ले, इस बात की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो पाकिस्तान के क्रिकेट को बड़ा नुकसान होगा। असल में पाकिस्तान में माहौल बनाने की कोशिश हो रही, क्योंकि पाकिस्तान के सामने एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। अगर मैच का बॉयकॉट करता है तो जुर्माना भरना पड़ेगा। श्रीलंका और यूएई से भी संबंध बिगड़ जाएंगे। फिर बड़ा सवाल ये भी था कि अगर आगे चलकर वर्ल्ड कप में फिर से भारत से सामना हुआ तो पाकिस्तान क्या करेगा, कहां जाएगा। इसीलिए पीसीबी मजबूर है। अगर भारत के साथ मैच खेलना ही है तो अब बॉयकॉट करके क्या फायदा। असल में पूरी दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर पाकिस्तान के इस फैसले से हैरान हैं। सौरव गांगुली ने पाकिस्तान के फैसले को आश्चर्य करने वाला बताया। कहा कि वर्ल्ड कप में एक एक अंक इंपॉर्टेंट होता है, एक एक मैच की अहमियत होती है। ऐसे में ये बात समझ से बाहर है कि पाकिस्तान भारत का बॉयकॉट क्यों कर रहा है। मैं तो उनके फैसले से हैरान हूँ। वर्ल्ड कप से पीछे हटना किस लिए? वैसे भी उन्हें श्रीलंका में खेलना है, इसलिए पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से पीछे हटने पर मुझे वाकई हैरानी हो रही है। वर्ल्ड कप में तो जीतने के लिए ही आते हैं और हर एक अंक महत्वपूर्ण होता है। वर्ल्ड कप में एक भी अंक गंवाना नहीं चाहिए, इसलिए मुझे उनके इस कदम पर अचरज हुआ है, लेकिन अब उन्होंने यही फैसला लिया है। असल में एक प्रॉब्लम ये भी है कि पाकिस्तान ये दिखाना नहीं चाहता कि वो यू टर्न ले रहा है, और अगर ले रहा है तो आईसीसी से डर कर या किसी के प्रेशर में आकर मैच खेलने को राजी हो रहा है। इसीलिए पीसीबी ने अपने यू टर्न के बदले फेस सेविंग के लिए आईसीसी के सामने 3 कंडीशंस रखी हैं, 3 डिमांड्स रखी हैं। उसने बांग्लादेश के लिए कॉम्पनसेशन मांगा, भारत के साथ बायलैटरल सीरीज शुरू करने की मांग की और कहा उसको आईसीसी से जो पैसे पाकिस्तान बोर्ड को मिलते हैं उस रकम को बढ़ाया जाए। हालांकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आईसीसी ने पाकिस्तान की सारी डिमांड्स को खारिज कर दिया है। असल में पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के सपोर्ट में भारत के साथ मैच बॉयकॉट करने का ऐलान किया था। इसके लिए आईसीसी के म्यूचुअल पार्टिसिपेटिंग एग्रीमेंट वाले क्लॉज का सहारा लिया था, जिसके मुताबिक कोई भी क्रिकेट बोर्ड किसी हादसे की वजह से, अचानक कोई घटना होने की वजह से या फिर अपनी सरकार के हुक्म से मैच खेलने से मना कर सकता है। पीसीबी ने इस क्लॉज का इस्तेमाल करके भारत के साथ मैच खेलने से इनकार किया था, जिसके बाद कल आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से बातचीत के लिए लाहौर पहुंचे। पाकिस्तान ने इसमें बांग्लादेश को भी इन्वॉल्व कर लिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम को लाहौर बुला लिया। गद्दाफी स्टेडियम में पीसीबी के हेडक्वार्टर में आईसीसी, पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अफसरों के बीच लंबी मीटिंग हुई। इसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम ने पाकिस्तान से कहा कि वो भारत के बॉयकॉट का अपना फैसला वापस ले ले, क्योंकि बांग्लादेश को इसी बात से तसल्ली है कि पीसीबी ने उसका मॉरल सपोर्ट किया। अब बात बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है।
आईसीसी के अलावा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड भी पीसीबी के साथ बात कर रहा है। पाकिस्तान के बॉयकॉट के ऐलान के बाद श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी को अपने एहसान याद दिलाए और कहा जब कोई देश पाकिस्तान आने को तैयार नहीं था तब श्रीलंका ने अपनी टीम भेजी थी, इसलिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उस एहसान का बदला चुकाए, कोलंबो आए, वर्ल्ड कप के होस्ट श्रीलंका की मदद करे। एमिरेट्स क्रिकेट टीम ने भी पीसीबी से कहा कि वो भारत के बॉयकॉट के फैसले को रिव्यू करे, क्योंकि इसमें सबका भला है, क्योंकि मामला करोड़ों डॉलर का है। ब्रॉडकास्ट राइट से लेकर एड रेवेन्यू से होने वाली कमाई मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। श्रीलंका और यूएई ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत से नहीं खेलेगा तो नुकसान सबका होगा। अब से थोड़ी देर पहले पीसीबी के फॉर्मर चेयरमैन नजम सेठी ने भारत और पाकिस्तान मैच होने की संभावना जताई है और यह कहा है कि अगले 1-2 दिन में एक गुड न्यूज़ आने वाली है और इसका क्रेडिट पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को जाता है। जिस वक्त नजम सेठी ने यह बात कही थी उस समय मोहसिन नकवी उनके बगल में ही खड़े थे। अब तो पाकिस्तान ने साफ साफ संकेत दे दिया कि वो भारत के साथ मैच खेलेगा। असल में वर्ल्ड कप में भारत के साथ न खेलने का पाकिस्तान का फैसला पॉलिटिकल है, बहाना है। एक्शन बांग्लादेश के खिलाफ हुआ तो पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लगी? बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। कोलंबो में पाकिस्तान के साथ मैच 15 फरवरी को है। अब पॉलिटिकल कारण तो यह है कि वोटिंग होने के बाद पाकिस्तान अपना इरादा बदल ले। पाकिस्तान पर यूएई का प्रेशर है, श्रीलंका ने भी दबाव बनाया है और अगर पाकिस्तान ने मैच खेलने से इनकार किया तो उसे 2300 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा, जो पाकिस्तान के बस का नहीं है। पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और असम कांग्रेस के बड़े नेता गौरव गोगोई के बीच भी विवाद बढ़ता जा रहा है। हिमंता ने गृह मंत्रालय से गौरव गोगोई और उनकी वाइफ एलिजाबेथ के पाकिस्तान से लिंक होने की जांच करने को कहा है। हिमंता ने कहा कि उन्होंने इस मामले के लिए जो एसआईटी बनाई थी उसकी जांच में गौरव गोगोई और एलिजाबेथ गोगोई पर गंभीर आरोप पाए गए हैं। एसआईटी की जांच में पहला नाम आया है अली तौकीर शेख का, जिसे हिमंता बिस्वा शर्मा पाकिस्तानी हैंडलर बता रहे हैं। दूसरा नाम है एलिजाबेथ कोलबर्न का, जो ब्रिटिश नागरिक है और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की वाइफ है। एलिजाबेथ कोलबर्न को हिमंता ने पाकिस्तानी ऑपरेटिव बताया है और तीसरा नाम गौरव गोगोई का है, जिन्हें हिमंता ने को कॉन्स्पिरेटर का नाम दिया है। हिमंता का आरोप है कि एलिजाबेथ कोलबर्न को पाकिस्तानी हैंडलर ने पैसे दिए, बदले में पाकिस्तान को भारत के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि गौरव गोगोई ने आईएसआई की मदद से पाकिस्तान ट्रैवल किया और इस यात्रा की डिटेल कॉन्फिडेंशियल रखी। हिमंता ने कहा कि इस दौरान गौरव गोगोई को भी कॉम्प्रोमाइज किया गया। कांग्रेस सांसद के रूप में उन्होंने लोकसभा में भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और यूनियन रिजर्व से जुड़े कई सवाल पूछे। इतना ही नहीं, गौरव गोगोई ने नेशनल वाटर मिशन से जुड़े सवाल भी पूछे और उनकी वाइफ की कंपनी इस सेक्टर से जुड़ी है। एसआईटी की जांच में बार बार अली तौकीर शेख का नाम भी आया। कहा जा रहा है कि अली तौकीर पाकिस्तानी फौज का करीबी है, वो पाकिस्तानी प्लानिंग कमीशन का एडवाइज़र भी है और लीड नाम की एक कंपनी चलाता है। इस लीड कंपनी में अली तौकीर शेख ने एलिजाबेथ कोलबर्न को नौकरी पर रखा था। अली तौकीर शेख भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट करने का काम करता है। अली तौकीर शेख ने सिंधु नदी जल समझौते पर कई ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट किए थे। असल में जांच शुरू होने के बाद अली तौकीर शेख ने सोशल मीडिया के अपने सारे पोस्ट डिलीट कर दिए थे। आरोपों के मुताबिक गौरव गोगोई की वाइफ एलिजाबेथ कोलबर्न 2012 से 2015 तक अली तौकीर शेख की संस्था में नौकरी करती रही। उन्होंने एफसीआरए का वायलेशन करके तौकीर शेख से 82,14,000 रुपए लिए। ये मामला बहुत सीरियस है। गौरव गोगोई को पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्ट्री, जो भारत का होम मिनिस्ट्री का समान होते हैं, ये पाकिस्तान में जाने का फैसिलिटेट किया। उनका पुख्ता सबूत भी हमारा पास है। 10 दिन वो वहां रहे, किसी को बताते नहीं है। उनका पत्नी पहले पाकिस्तान में काम करते हैं, बाद में भारत में आते हैं।
लेकिन उनका तनख्वाह पाकिस्तान से आते हैं और टाइम टू टाइम वो पाकिस्तान को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भेजते हैं। उनका दोनों बच्चा को उन्होंने भारत का पासपोर्ट नहीं दिया, ब्रिटिश का पासपोर्ट दिलवाया। उनका पत्नी भी ब्रिटिश है, धर्म का भी परिवर्तन करवाया, फ्रॉम हिंदू टू क्रिश्चियन। सो ये सारे मामला एथिकल एज वेल लीगल क्वेश्चन को रेज करता है। गौरव गोगोई को 10 दिन वो पाकिस्तान में क्या किए थे, ये देशवासियों को बताना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। हिमंता ने गौरव गोगोई से उनकी 10 दिन की पाकिस्तान यात्रा का हिसाब मांगा, तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी तरफ से पूरी डिटेल दी। गौरव गोगोई ने कहा कि सांसद बनने से पहले वो एक आम भारतीय की तरह पाकिस्तान गए थे। सांसद बनने के बाद उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिला और पहला वाला पासपोर्ट जमा करा दिया। गौरव गोगोई ने कहा कि ये सारी डिटेल सरकार के पास है, इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं है। वो 1 साल पाकिस्तान में थी, उसके बाद वो भारत में आई और उस प्रोग्राम में काम कर रही थी, तो उसको काम से जाना पड़ा। मैं उनका शौहर, मैं उनका पति, मैं भी उनके साथ गया। वहां जाकर हमने उनका जीवन कैसे था, जीवन कैसे कटाया, कहां वो रहती थी, कैसा उसका जीवन था, कैसे एक व्यक्ति जो विदेश की है आसिया में आके पाकिस्तान जैसे देश में कैसे अकेले रही, उससे सीखा। वो किस बाजार में जाती थी, किस पार्क में टहलती थी, कहां वो खाना खाती थी, कहां वो कपड़े खरीदती थी, वो हमने देखा। तक्षशिला जो हमारा प्राचीन, हमारा सिविलाइजेशन का जो एक आर्कियोलॉजिकल वंडर है, तक्षशिला हम गए। और इसीलिए कल मुख्यमंत्री ने पूछा कि हाँ, पहले तो वीजा था लाहौर जाने का, उसके बाद हमने चेंज किया क्योंकि हमको तक्षशिला देखना था। इस्लामाबाद में इसका दफ्तर है ऑफिस का, तो हम इनके साथ हमें जाना पड़ा। गौरव गोगोई ने कहा कि वो तक्षशिला गए थे, तो हिमंता बिस्व शर्मा ने उन्हें इस मुद्दे पर भी घेर लिया। हिमंता ने कहा कि गौरव गोगोई के तक्षशिला जाने की जानकारी उन्हें नहीं थी। उन्होंने सवाल उठाया कि गौरव गोगोई को पाकिस्तान को जो वीज़ा मिला था वो सिर्फ लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जाने का था, तो फिर वो रावलपिंडी कैसे चले गए। मैं आपको बता दूं कि तक्षशिला इस समय रावलपिंडी ज़िले में आता है। हिमंता ने पूछा कि गौरव गोगोई को रावलपिंडी जाने की स्पेशल परमिशन किसने दी। रावलपिंडी में पाकिस्तानी फ़ौज का हेडक्वार्टर है। गौरव गोगोई ने कहा कि वो 2013 में 13 से 24 दिसंबर तक पाकिस्तान में थे। क्योंकि तक्षशिला भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण जगह है, इसलिए वो वहाँ गए थे। इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं है। It is a place for tourism, and as an Indian, I felt proud when I saw Takshila and saw how ancient our Indus Mohenjo-daro civilization is. Takshila is where Chanakya was also there. Takshila is where our mighty Indian empires were also there, and that's why as a proud Indian I went to Takshila. I did not go and write praises of Muhammad Ali Jinnah like some BJP leaders. हिमंता बिस्व शर्मा ने गौरव गोगोई पर जो आरोप लगाए हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। हिमंता इस केस पर कई दिन से काम कर रहे थे। अब उनके पास दस्तावेज हैं, सबूत हैं, और गौरव गोगोई भी उनको जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो वीज़ा मिलता है वो शहर वाइज मिलता है। गौरव गोगोई के पास 3 शहरों का वीज़ा था, तो फिर वो बिना वीज़ा के रावलपिंडी क्यों पहुँचे? उस शहर का वीज़ा उनके पास नहीं था। ये बड़ा सवाल है और हिमंता चुनाव में गोगोई के पाकिस्तान विजिट को बड़ा इशू बनाएंगे। हिमंता बिस्व शर्मा एक तरफ गौरव गोगोई को घेरने में लगे हैं, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिमंता को घेरा है। उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। ओवैसी ने हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर को एक लेटर दिया है जिसमें कहा कि मुसलमानों को
गोली मारते दिखाने वाला हिमंता का वीडियो बहुत ही आपत्तिजनक है, दो समुदायों के बीच तनाव पैदा करने वाला है। इसलिए हिमंता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस कंट्रोवर्शियल वीडियो को असम बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपलोड किया था, लेकिन कंट्रोवर्सी खड़ी हुई तो इसे डिलीट कर दिया गया। लेकिन ओवैसी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठा शख्स मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से नफरत फैलाएगा तो ग्राउंड लेवल पर उसका नतीजा बहुत खतरनाक होगा। आसाम का चीफ मिनिस्टर एक वीडियो बनाता है कि उसके हाथ में एक बंदूक है और वो गोली चलाता है और गोली जाकर एक शख्स है, दाढ़ी टोपी है, उसको लगती है। बताइए, एक चीफ मिनिस्टर आसाम का है बीजेपी का, और वो इस तरह का वीडियो डालते हैं बीजेपी के सोशल मीडिया से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस वीडियो की सख्त मजम्मत करती है। ये मुसलमानों के खिलाफ मजहबी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है शाहीन अब्दुल्ला के नाम से, जिसमें पुलिस पर यह जिम्मेदारी आयद की गई कि अगर इस तरह के वीडियो या जबान से कुछ बोला जाएगा तो फौरन उस पर केस बुक किया जाएगा। और उस वीडियो में क्या बोला, आवाज आती है कि इमेज बनाया गया एक मुसलमान साहब का, और क्या लिखा हुआ है, पॉइंट ब्लैंक शॉट, पॉइंट ब्लैंक शॉट, और अंग्रेजी में लिखा हुआ है कोई रहम नहीं, नो मर्सी। बताइए आप, ये क्या है फिर? जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने ओवैसी की पुलिस कंप्लेंट के बारे में जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि वो जेल जाने को तैयार हैं। हिमंता ने कहा कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन बांग्लादेश घुसपैठियों के खिलाफ उनका स्टैंड नहीं बदलेगा। जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, क्या करूंगा। मैं कोई वीडियो के बारे में नहीं जानता हूं, और अगर मेरे बुरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो, क्या आपत्ति है? मेरा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा। बांग्लादेशी का घुसपैठियों का हम खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। हिमंता और ओवैसी की ये जंग सिर्फ वीडियो वाले विवाद तक सीमित नहीं है। ओवैसी ने हिमंता बिस्वा शर्मा के उस बयान पर भी सवाल उठाए जिसमें उन्होंने मियाँ लोगों को किराए में 1-2 रुपए कम देने के लिए कहा था। ओवैसी ने कहा कि वो भीख के तौर पर हिमंता को अकाउंट में 2 रुपए डालने को तैयार है। ये आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपये है किसी के पास? ये 2 रुपये दो, 2 रुपये का कॉइन दलो। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को, डालू तेरा अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। बताइए आप, क्या है ये? भारत के आईन पर कसम खाते हम तमाम लोग। वो आईन बोलता है कि सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, किसी को भी प्राइम मिनिस्टर हो। मगर बोलता नहीं, मियां होंगे तो ऐसा करेंगे, वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार है। अरे क्या है ये? तुम क्या करना चाहते हो? और बोलता है कि अब जब ये होगा, SIR होगा तो नाम निकाल देंगे। लो भाई 2 रुपये आपके, अब नहीं ले तो बोल रहा हूं, ले लो। हिमंता भी बराबर की चोट करते हैं। ओवैसी ने जिस अंदाज में बात कही, जवाब उसी अंदाज में दिया। हिमंता ने कहा कि वो ओवैसी से 2 रुपए लेने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए हैदराबाद नहीं जाएंगे क्योंकि वहां जाने में फ्लाइट का खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। ओवैसी खुद आकर ये 2 रुपए उन्हें दे दें। वो मुझे 2 रुपया देना चाहते, मैं ले लूंगा, लेकिन यहाँ आके दे,
इसलिए वहां जाने से तो फ्लाइट का खर्चा ही ज्यादा पड़ जाएगा हैदराबाद से। उनका इकोनॉमिक सेंस नहीं है। हमें बोलना चाहिए 2 रुपया प्लस फ्लाइट का खर्चा, मैं तो तुरंत चला जाता था। बहुत सारे मुस्लिम धर्म संगठन ऐतराज जता रहे हैं, कैसी बात कर जलाएगा भाई। मैं मियाँ मुसलमान का मतलब भारत में असम में घुसपैठिया होता है, बांग्लादेशी मुसलमान होते हैं। क्या यूनिस हमको क्या कर रहे हैं? प्यार कर रहे हैं। हमारा यहाँ में यूनुस को मियाँ मुसलमान बोला जाता है, हमारा यहाँ में बांग्लादेशियों को मियाँ बोला जाते हैं। अदरवाइज तो मियाँ बहुत रेस्पेक्टेड वर्ड है। ओवैसी की बात तो सही है कि हिमंता खुलकर मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन वो अनुभवी नेता हैं, चतुराई से अपनी बात कहते हैं, इस अंदाज में कहते हैं कि बचकर निकलने की गुंजाइश रहे। लेकिन मुसलमानों के बीच हिमंता के बयानों की काफ़ी चर्चा है, काफ़ी रिएक्शन है, उस पर बयान आते हैं। जब हिमंता ने कहा था कि मियाँ को 1-2 रुपए कम देना, ओवैसी इसी सेंटिमेंट का इस्तेमाल करके आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अब मैं आपको छोटे ओवैसी की बात सुनवाता हूं, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को ओपन चैलेंज दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी निजामाबाद में रैली कर रहे थे, अचानक जोश में आ गए, अपने समर्थकों के सामने कहा कि उनकी पार्टी यूपी आ रही है, मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, वो अब यूपी में झंडा गाड़ने वाले हैं। अरे हवा का झोंका है, आया है चले जाएगा, छोड़ो। ना लीपने का ना थोपने का, क्या है? शुभ वक्त खराब। देखो वक्त खराब नहीं हुआ, अभी योगी बाकी था। अब आप लोग मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। अकबरुद्दीन ओवैसी का अंदाज निराला है। वो जिस जोश में अपनी बातें कहते हैं, उससे उनके सपोर्टर बहुत खुश होते हैं। अकबरुद्दीन अक्सर अपने बयानों से मुसलमानों को उकसाते हुए दिखाई देते हैं। निज़ामाबाद में उन्होंने एक और कोशिश की। अकबरुद्दीन ने कहा कि ये देश किसी की जागीर नहीं है, ये मुल्क जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, लेकिन मुसलमानों को दाढ़ी देखकर मारा जा रहा है, घर बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं। जब से ये आए हैं तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, लव जिहाद, घर वापसी, वीर बैन, अजा बैन, ये नाम बदलो, वो नाम बदलो। दाढ़ी के नाम पे मारते हैं, गोश्त के नाम पे मारते हैं, सर पे टोपी ये मारते हैं। अगर कोई समझ रहा है कि मार के, काट के, शरीयत पे हमले करके, हिजाब को खींच के, दाढ़ी के नाम पे मार के, बुलडोजरों के जरिए घरों को गिरा के, मस्जिदों को गिरा के, कब्रिस्तानों को मिसमार करके, बच्चों को जेल में डालकर समझ रहा है कि डर जाएंगे, डरेंगे, डरेंगे। अब मैं आपको योगी आदित्यनाथ की बात सुनवाता हूं। योगी का अपना अलग अंदाज है। अकबरुद्दीन ने योगी को चैलेंज दिया, मुसलमानों के हक की बात की। योगी ने डायरेक्टली तो उनको जवाब नहीं दिया, लेकिन योगी आज सीतापुर में थे, उन्होंने ओवैसी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन एक अलग तरीके से अपना जवाब भेज दिया। ओवैसी ने मुसलमानों पर हमले का जिक्र किया था तो योगी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। योगी ने कहा कि देश को बांटने की कोशिश हो रही है, अगर हिंदू अब बट गया तो कटने के रास्ते भी खुल जाएंगे। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है, दुनिया के अंदर नहीं होता है।
लेकिन जो भी आया शरण मांगने के लिए आया तो शरण मिली, लेकिन यहां बहुत सारे लोगों ने शरण तो ली, लेकिन कुछ लोगों ने शरणार्थी के धर्म का निर्वहन नहीं किया। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे, एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। कोई नहीं बोल रहा है, केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है सबका मुंह बंद हो गया है, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है, आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। योगी आदित्यनाथ हिंदू समाज की भावनाओं को समझते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले जुल्म को लेकर लोगों में गुस्सा है, लोग आहत हैं। अकबरुद्दीन के बयानों को लेकर भी लोग नाराज हैं और लोग पूछते हैं कि अकबरुद्दीन इतना कुछ बोलते हैं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता। इसीलिए योगी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। अब बात पश्चिम बंगाल की। वोटर लिस्ट के एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वो किसी भी राज्य को एसआईआर में बाधा नहीं डालने देगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि एसआईआर में कोई दिक्कत है तो सुधार के लिए कोर्ट ज़रूरी आदेश जारी करेगा। लेकिन अगर किसी स्टेट ने एसआईआर में अड़चन डालने की कोशिश की तो कोर्ट ऐसा नहीं करने देगी। असल में आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच एसआईआर से जुड़ी पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी। ममता बनर्जी की तरफ से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान पेश हुए। श्याम दीवान ने कहा कि चुनाव आयोग कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहा है, मामूली गड़बड़ियों का बहाना लेकर बड़ी तादाद में लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। नाम की गलतियां, उम्र के अंतर जैसे रीजन बताकर लाखों लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा वो किसी भी सच्चे वोटर को वोटर लिस्ट से बाहर नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी के वकील ने अदालत को यह भी कहा कि राज्य सरकार ने एसआईआर के लिए चुनाव आयोग को ग्रुप बी के 8,505 अधिकारी उपलब्ध करा दिए हैं। अदालत ने कहा कि ये अधिकारी कल शाम तक चुनाव आयोग के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसरों को रिपोर्ट करें। चुनाव आयोग ने अदालत से शिकायत की थी कि बंगाल में आयोग के खिलाफ हिंसा हो रही है, नोटिस चलाए जा रहे हैं और इसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। इस पर अदालत ने बंगाल के डीजीपी को नोटिस जारी करके एफिडेविट फाइल करने को कहा है। बीजेपी ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा है, उनका विक्टिम कार्ड पूरी तरह से फेल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो वायलेंस, जो हिंसा हो रहा है एसआईआर के कारण, उस पर जो इलेक्शन कमीशन की पिटीशन है उसे पढ़ने के पश्चात हम चाहते हैं कि डीजी पुलिस बंगाल वह शो कॉज नोटिस हम उनको इशू कर रहे हैं। यह शो कॉज नोटिस केवल डीजी पुलिस को इशू नहीं हुआ है, यह शो कॉज नोटिस ममता बनर्जी को इशू हुआ है। मुझे लगता है यह एक करारा जवाब है ममता बनर्जी जी को कि ममता जी, जिस एसआईआर को आप एंटी डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र की खिलाफत का बता रहे थे, जिस एसआईआर को आप बता रहे थे कि वो भारत के लोकतंत्र को समाप्त कर देगी, एसआईआर बंद होना चाहिए, बंगाल के खिलाफ षड्यंत्र है, इलेक्शन कमीशन के हाथों में खून है, उसी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के खंडपीठ ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा है कि गलत बात है, एसआईआर बंद नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के देवड़ी पर एक बहुत बड़ी जीत भारत के लोकतंत्र की हुई है और जो विक्टिम कार्ड उठा करके ममता बनर्जी चल रही थी, वो विक्टिम कार्ड आज उनके हाथ से गिर गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उसे टीएमसी ने अपनी जीत के तौर पर पेश किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि अदालत ने माइक्रो ऑब्जर्वर्स को लेकर उनकी बात मान ली है। अब कोर्ट ने कह दिया कि किसी को वोटर लिस्ट में शामिल करने
यह हटाने का फैसला चुनाव आयोग के माइक्रो ऑब्जर्वर नहीं बल्कि ईआरओ करेंगे। जो माइक्रो ऑब्जर्वर है वो लोग डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कोई माइक्रो ऑब्जर्वर। वो माइक्रो ऑब्जर्वर का जो डिसीजन ले सकता है तो उसको उनको लिए बोला है ईआरओ का डिसीजन फाइनल है। माइक्रो ऑब्जर्वर कोई ओपिनियन दे सकता है। इलेक्शन कमीशन जो कुछ डॉक्यूमेंट यूज किया था व्हाट्सएप मैसेज में जो दिया था उसको कोई ईआरओ कोई कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। ईआरओ जो स्टैट्यूट में है, जो पहले 13 डॉक्यूमेंट हुआ था, 12 था, उसके बाद एक 13 और उसके बाद एक हुआ एडमिट कार्ड। वो जो डॉक्यूमेंट है उसको बेस करके उनको डिसाइड करेगा। वो जो इलेक्शन कमीशन बोला जो 2 डॉक्यूमेंट लगेगा, 3 डॉक्यूमेंट लगेगा, वो नहीं चलेगा। एक बार हम लोग बोला है जो फाइनल वोटर लिस्ट निकल हो जाएगा उसके बाद नोटिफिकेशन हो जाएगा तो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो कोर्ट बोला नहीं, ये मैटर हम लोग देखेंगे और इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन है, हम लोग देखेंगे फाइनल डिसीजन क्या लेते हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि उनके खिलाफ कोर्ट में कितने भी केस कर लिए जाएं वो डरने वाली नहीं है और उनकी बात सही है। ममता बनर्जी तो चाहती हैं कि उनके खिलाफ केस हो, कंट्रोवर्सी हो, एसआईआर बंगाल के चुनाव में और बड़ा इशू बने। वो इस इमोशन का फ़ायदा उठाएंगी। लेकिन बीजेपी की रणनीति एक कदम आगे है। वो लोगों को ये समझाने में लगी है कि ममता बनर्जी बंगालियों को नहीं, घुसपैठियों को सपोर्ट करने में, बचाने में बिजी हैं। इसका ममता को नुकसान हो सकता है। संसद में जारी डेडलॉक खत्म होने की आखिरी उम्मीद आज टूट गई। इकोनॉमिक सर्वे और बजट पेश किए जाने के बाद से लोकसभा में अब तक कोई कामकाज नहीं हो पाया है। बजट सेशन का फर्स्ट फेज इसी हफ्ते खत्म हो जाएगा। बस 4 दिन बचे हैं, लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए आज अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और इसके अलावा आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में उनसे मुलाकात की। विपक्ष का कहना है कि इस दौरान इस बात पर सहमति बनी थी कि पहले राहुल गांधी को बोलने दिया जाएगा, फिर बजट पर चर्चा शुरू होगी। लेकिन दोपहर 2 बजे जैसे ही राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए, हंगामा शुरू हो गया और सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। राहुल गांधी ने स्पीकर पर वादा खिलाफी का आरोप लगा दिया। 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने, member of the house went, and speaker committed to us, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word, so I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? लोकसभा स्पीकर से विपक्ष, खासकर कांग्रेस बहुत नाराज है। कांग्रेस में स्पीकर को लेकर इतनी नाराजगी है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने तक की बात हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ आज इंडिया अलायंस के नेताओं की मीटिंग हुई। मीटिंग में आए नेताओं ने कहा कि लोकसभा स्पीकर सत्ता पक्ष के लोगों को बोलने देते हैं और विरोधी दलों के नेताओं को बोलते समय माइक पर रोक लगा दी जाती है, ऑफ कर दिया जाता है। ये पक्षपात है। विपक्ष इस बात से भी नाराज है कि लोकसभा स्पीकर ने सदन में महिला सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर हमले की योजना की बात कही थी। कांग्रेस की महिला सांसदों ने इसे लेकर स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और उनसे अपने कमेंट वापस लेने को कहा। पार्लियामेंट का समय कितना कीमती है, ये सत्ता पक्ष भी जानता है और विपक्ष भी। क्या यह बात बताने की जरूरत है कि संसद कानून बनाने, राष्ट्रीय महत्व के इश्यूज पर बहस करने के लिए है, नारेबाजी करने और पोस्टर लहराने के लिए नहीं है। राहुल गांधी ने एक किताब की 6 लाइनों को अपना ईगो इशू बना लिया है। मुझे लगता है सरकार को उन्हें रोकना नहीं चाहिए, बोलने देना चाहिए। जो बात सबको पता है वो अगर पार्लियामेंट में बोल भी दी गई तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर राहुल गांधी चाहें तो स्पीकर के मना करने के बावजूद रोक टोक के बीच अपने 6-7 सेंटेंसेस कह सकते हैं। इससे
सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सियासत तो आज वीर सावरकर को लेकर भी हुई। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आजादी के आंदोलन में काले पानी की सजा काटने वाले वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की है। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुंबई में प्रबुद्ध वर्ग के साथ एक सम्मेलन हुआ, जिसमें मोहन भागवत ने सावरकर को भारत रत्न के योग्य बताया। मोहन भागवत ने कहा कि वैसे तो वीर सावरकर करोड़ों भारतीयों के मन में बसते हैं, लेकिन अगर उन्हें भारत दिया जाता है तो ये उनकी सेवाओं का सम्मान होगा। सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। सावरकर को भारत देने की मांग पर विपक्ष का जो रिएक्शन था वो एक्सपेक्टेड था। कांग्रेस ने कहा कि सावरकर की 2 नेशन थ्योरी की वजह से भारत के टुकड़े हुए। अंग्रेजों से माफी मांगने वालों को भारत देने की मांग करना इस सम्मान का अपमान है। सबसे तीखा हमला किया ओवैसी ने। ओवैसी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब संघ के लोग नाथूराम गॉडसे के लिए भी भारत रत्न की मांग करेंगे। और फिर जो लोग बोल रहे कि भारत रत्न उनको दिया जाना चाहिए, बताओ आरएसएस वालों, उस काला पानी का पहला मुजरिम तुम्हारा आदमी था या मुसलमान था? मौलवी अलाउद्दीन काला पानी के पहले मुजरिम थे। अंग्रेज आखिर में खत लिखते थे सालार जंग को, जो उस वक्त निजाम के होम मिनिस्टर जो बोलते थे कि इनको लेके जाओ अलाउद्दीन, हालत खराब है, कभी मर जाएंगे। तो निजाम बोलते थे नहीं नहीं, ये मौलाना आएगा तो फिर आग लगा देगा दखन में। वहीं पर इंतकाल हो गया मौलाना अलाउद्दीन का रहमतुल्लाह अलैह का। और आज हमको बोल रहे आप, और जिसके लिए भारत रत्न बोले उन्होंने 6 माफी नामे के खत लिख के दिए अंग्रेजों को, मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो, आप जो बोले मैं करता हूं। तुम में और हम में फर्क यह है कि अल्लामा फजल खैराबादी वहीं मर गए। जिहाद का फतवा अल्लामा फजल खैराबादी ने दिया था। अल्लामा फजल खैराबादी वापिस नहीं आ सके, वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। जो 6 अंग्रेजों को माफी नामे लिखा, और आप बोलते नहीं नहीं उन्होंने बड़ी तकालीफ उठाए। अरे मौलवी अलाउद्दीन तो हैदराबाद से काला पानी चला गया अंडोमान को, उनकी कुर्बानी कोई याद नहीं करता। और आज आप बोल रहे भारत रत्न, चलो ये भी भूल जाते हैं। जस्टिस कपूर थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने अब महात्मा गांधी के कत्ल के बाद कमीशन बनाया गया था। क्या जस्टिस कपूर ने नहीं कहा था कि यह शख्स गांधी के कत्ल में कॉन्स्पिरेटर था, जो गांधी के कत्ल का साजिश किया? आप उसको तो बोल रहे मुबारक हो। एक वक्त आएगा इस मुल्क में गोडसे को भी दे देंगे भारत रत्न, देखना बीजेपी वाले, किसी को नहीं छोड़ने वाले। मोहन भागवत पहले के जो संघ प्रमुख रहे हैं उनसे थोड़े अलग हैं। वो जरा भी सीक्रेटिव नहीं है, संघ की बात खुलकर कहते हैं। मुंबई में उन्हें सुनने के लिए जो इंटेलेक्चुअल्स और क्रिएटिव लोग आए थे, उनमें सबसे ज़्यादा चर्चा सलमान खान की हुई। और भी कई फिल्म स्टार वहाँ मौजूद थे। इसी जगह मोहन भागवत ने सावरकर को भारत रत्न देने की बात कही थी। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग मोहन भागवत की सारी बातों से पूरी तरह सहमत हों, पर इतने बड़े संगठन के प्रमुख की बात सुनकर आरएसएस को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में आज जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के नतीजे डिक्लेयर किए गए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बाद जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में भी मायावती की जीत का डंका बजा है और महाविकास आघाड़ी को जबरदस्त झटका लगा है। महाराष्ट्र के 12 जिला परिषद में से 11 में मायावती की जीत हुई है। बीजेपी ने जिला परिषद की 7 सीटें जीती हैं। शिवसेना शिंदे गुट को 2 जिला परिषद में बढ़त मिली। एनसीपी अजित पवार भी 2 जिला परिषद में जीती है। महाविकास आघाड़ी सिर्फ 1 जिला परिषद में बढ़त बनाए हुए है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। 125 पंचायत समितियों में मायावती का परफॉर्मेंस जबरदस्त दिखाई दिया।
काउंटिंग हालांकि अभी जारी है, लेकिन महायुति की 100 से ज़्यादा पंचायत समितियों में जीत लगभग पक्की हो चुकी है। इसमें बीजेपी का अकेले का स्कोर 50 के पार है। कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे कुल मिलाकर 25 से कम पंचायत समितियों तक सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंचायत चुनाव में बीजेपी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इन नतीजों पर क्या कहा, यह आपको सुना। 12 जिला पंचायतों के चुनाव में पूरी 12 जगह हमारे महायुति को सत्ता मिलेगी और विशेष रूप से फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। ये सबसे बड़ा दल बना है। सबसे ज्यादा सीटें ये बीजेपी को मिली है। पंचायत समिति में भी भारतीय जनता पार्टी वापस सबसे बड़ा दल बना है। 2017 में जहां हमें 284 सीटें मिली थी, इस बार 410 सीटें हमको वहां पर मिली है और कुल जो तहसील पंचायत समिति होती है उसमें से 125 में से तकरीबन 105 जगह पर हमारे महायुति के सभापति बनेंगे। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे बीजेपी के लिए जितना बड़ा बूस्ट है, कांग्रेस के लिए उतना ही बड़ा सेटबैक। बीजेपी अपने दम पर सबसे बड़ी पार्टी बन गई, कांग्रेस अपने दम पर कुछ नहीं कर पाई। लोकसभा और विधानसभा में जो अलायंस बना था वो खत्म होने के कगार पर है। पहले विधानसभा, फिर लोकल बॉडीज और अब पंचायत चुनाव में कांग्रेस पहले हाफ और फिर साफ हो गई। वोट चोरी का बहाना भी काम नहीं आया। अब एक ही रास्ता बचा है, वो है आत्मचिंतन का। चुनाव में बार बार हार की सही वजह ढूंढने और समझने का। कानपुर में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहां एक रईसजादे ने अपनी लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को कुचल दिया। हैरान करने वाली बात यह कि हादसे के बाद पुलिस आरोपी को अरेस्ट करने के बजाय उसे वीआईपी ट्रीटमेंट देती नजर आई। आरोपी का नाम है शिवम मिश्रा। ये कानपुर के एक अमीर तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा है। रविवार को शिवम मिश्रा अपनी 10 करोड़ की लैम्बोर्गिनी से जा रहा था, ड्राइव कर रहा था। वीआईपी रोड पर शिवम ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, 6 लोगों को कुचल दिया। जिस वक्त शिवम ड्राइव कर रहा था, उसके पीछे फॉर्च्यूनर में उसके सिक्योरिटी गार्ड चल रहे थे और हादसे के बाद वो बाउंसर उतरे, लोगों से उलझ गए, बदतमीजी करने लगे। शिवम को गाड़ी से उतार कर ले गए। इस हादसे में घायल तौफीक ने बताया कि अगर वो वक्त रहते खुद को नहीं संभालता तो उसकी जान जा सकती थी। असल में हम खड़े हुए थे, अपने मित्र का इंतजार कर रहे थे। हमारे दोस्त को थोड़ा सा वक्त हो गया आने में, उतने में ये कार आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया। पहले बिलर पे टक्कर पड़ी, उसके बाद फिर मेरे टक्कर पड़ी है। गाड़ी ये खड़ी हुई है जी। कहाँ ले गए? अब उर्सला गए थे, मगर वहाँ पर जो है नहीं हुआ इलाज। गाड़ी की स्पीड थी, अगर ना हटते तो शायद ना बचते। एक्सीडेंट स्पॉट पर सैकड़ों लोग जमा हो गए, खूब हंगामा हुआ, लेकिन पुलिस ने पहली रिपोर्ट में ड्राइवर की जगह अज्ञात लिखा। जब मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। अब पुलिस ने एफआईआर में शिवम मिश्रा का नाम शामिल कर लिया है। आज पुलिस शिवम मिश्रा के घर जांच करने पहुंची। जांच अधिकारी घर का दरवाज़ा नॉक करते रहे, डोरबेल बजाते रहे, लेकिन काफ़ी देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में इलाके के एसएचओ संतोष गौड़ को लाइन हाजिर कर दिया है। उस समय क्योंकि उनका नाम पता नहीं था तो गाड़ी का डिटेल मिला है, गाड़ी को सीज कर दिया गया है और अब हमारी जो पहली जो जांच होती है उस जांच में पता लगा है कि शिवम मिश्रा नाम के लड़का चला रहा था। उनके पिताजी का नाम के मिश्रा है और ये उस समय क्योंकि जो एक्सीडेंट होने के बाद उसको उनके जो बाउंसर थे पीछे 2 लड़के, उन्होंने उनको बाहर निकाला है गाड़ी से और उनको ये बताया गया है कि उनका कोई मेडिकल इश्यू था तो उनको भी प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। चूंकि पुलिस ने पहली एफआईआर में ड्राइवर की जगह अज्ञात लिखा था, अननोन लिखा था, इसलिए शिवम के वकीलों ने इसे अपनी दलील में शामिल कर लिया।
एडवोकेट मृत्युंजय सिंह ने कहा कि गाड़ी को शिवम ड्राइव नहीं कर रहा था। हादसे के वक्त मोहन नाम का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। जो भी दुर्घटना हुई है तो वो पहली जो FIR दर्ज हुई है वो दर्ज हुई है अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है। और जो गाड़ी का ड्राइवर है उसका नाम है मोहन, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसके लिए हमने मोहन आज स्वयं माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे। हम लोगों ने वहाँ पे एप्लीकेशन दी हुई है। एप्लीकेशन के बाद में कल की डेट फिक्स हुई है फॉर हियरिंग, है ना। जो भी हियरिंग होगी, जो भी आर्गूमेंट होगा, कल जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा, उसके बाद में जो भी आगे की प्रोसीडिंग होगी, लीगल प्रोसीडिंग होगी, उसमें हम लोग काम करेंगे। लैम्बोर्गिनी ऐसी गाड़ी नहीं है जो आमतौर पर ड्राइवर चलाए, इसे लोग खुद ही ड्राइव करते हैं। कानपुर में जो हुआ वो पैसे और पावर का विभत्स प्रदर्शन है। न तो कानपुर की सड़कें लैम्बोर्गिनी चलाने लायक हैं और ना ही पुलिस को VIP को बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। ये कोशिश कोई बाई चांस नहीं हुई। अब आरोपी को बचाने की एक और कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है कि गाड़ी कोई और चला रहा था। ये सब पुराने पैंतरे हैं। अगर पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ है, गलती सुधारनी है, तो उसके पास मौका है वो पुख्ता सबूत इकट्ठा करे और गुनहगार को सजा दिलवाए। आखिर में एक नज़र कल की बड़ी खबरों पर। कल संसद की विदेशी मामलों की समिति की बैठक होगी। इसमें सांसद भारत अमेरिका की ट्रेड डील पर सवाल कर सकते हैं। कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक यज्ञ में हिस्सा लेंगे। ये यज्ञ बाराबंकी में हो रहा है। महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी CM सुनेत्रा पवार कल कार्यभार ग्रहण करेंगी। अजित पवार की मौत के बाद सुनेत्रा ने 31 जनवरी को शपथ ली थी। कल सुप्रीम कोर्ट में IPAC के ऑफिस में ED की रेड के मामले में सुनवाई होगी। ED ने बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ पिटीशन फाइल की है। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।